वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको IT 430 के लेक्चर नंबर 31 से लेकर 40 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले जो है वो ईमेल मार्केटिंग के बारे में है। ईमेल मार्केटिंग जो है ज़ाहिर बात है कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंसी होती है इनके अंदर, ताकि पहुँचा जाए पोटेंशियल कस्टमर तक, और जो एबिलिटी होती है पर्सनलाइज ईमेल की, ताकि डिलीवर किया जाए टारगेट मैसेज जो है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे कि कस्टमर का जो नेम्स हैं कस्टमर्स के, वो रिलेवेंट प्रोडक्ट्स, टाइमली ऑफर्स और जो स्पेशल प्रमोशंस वगैरह हैं वो। सो यूज़ जो है ईमेल का वो किया जाता है इंप्रूव करने के लिए कस्टमर सर्विस, और इनकॉर्पोरेट करना एक ईमेल लिंक जो है वेबसाइट के ऊपर एनेबल करता है कस्टमर को कि वो सबमिट करे अपने कंप्लेंट्स या इंक्वायरीज़। और जो इंपॉर्टेंस है एडिकेट रिसोर्सेज की, वो ये कि हैंडल कर एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ ईमेल, ताकि अवॉइड किया जाए नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बिजनेस की रेपुटेशन के ऊपर, ताकि ये ना हो कि रिस्पॉन्स ही नहीं करते ये। अब प्रमोशंस की अगर हम बात करते हैं बिज़नेस प्रमोशंस की, सो ई बिज़नेस प्रमोशन जो होते हैं वो अट्रैक्ट कर सकते हैं विजिटर को आपकी साइट के ऊपर, और इंड्यूस किया जाता है उनको कि वो परचेज़ करें। और प्रमोशनल मैसेज जो है वो दोनों तरीके से भेज सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और उसके बाद फिर आ जाता है फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स। ऑनलाइन बिजनेस का जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक एयरलाइन के साथ, और ये कि कस्टमर जो है बिज़नेस के अर्न करते हैं स्पेसिफिक माइल जो है एयरलाइन से फ्री ऑफ चार्ज। और अगर वो परचेज़ करें ऑनलाइन बिजनेस आइटम जो कि एक सर्टेन वैल्यूज़ के होते हैं, एक ख़ास जो है वो वैल्यूज़ के। अब है पॉइंट बेस्ड रिवार्ड। पॉइंट बेस्ड रिवार्ड जो है वो, इसमें क्या होता है कि ऑफ़र किया जाता है कस्टमर पॉइंट्स जो है स्पेसिफिक एक्शंस के लिए, जैसे कि अगर वो परचेज़ कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं न्यूज़लेटर वगैरह के लिए, जिसको रिडीम किया जा सकता है रिवार्ड्स के लिए, जैसे कि ब्रांड मर्चेंडाइज़ के लिए। इसके अलावा डिस्काउंट भी जो है वो ज़ाहिर बात है दिए जाते हैं। कॉमन तरीका होता है अट्रैक्ट करने के लिए न्यू और जो रैपिड कस्टमर्स होते हैं बहुत से एडवर्टाइजिंग चैनल्स के ज़रिए। अब इसके अलावा जो है वो फ्री ट्रायल्स भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अलाउ किया जाता है पोटेंशियल कस्टमर को कि वो एक्सपीरियंस कर सकें प्रोडक्ट या सर्विस जो है लिमिटेड टाइम के लिए, इससे पहले कि वो परचेज़ करें। और फ्री शिपिंग जो है आज के दौर में आप देखते हैं कई वेबसाइट्स पे ऑफ़र किया जाता है, जहाँ पे डिलीवरी चार्जेस जो है वो नहीं जो है वो लिए जाते हैं। कूपन्स जो है वो भी दिए जाते हैं, और ऑनलाइन कूपन भी जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर आप देखते हैं, ताकि अट्रैक्ट किया जाता है कस्टमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, और इनको यूज़ किया जा सकता है शॉपिंग के लिए स्पेसिफिक वेबसाइट्स के थ्रू। ई बिज़नेस एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करते हैं, सो वेब एडवर्टाइजिंग एक तरीका होता है डिसेमिनेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन, ताकि अफेक्ट किया जाए बायर सेलर ट्रांजैक्शन, और ये एक इम्पर्सनल और वन वे मास कम्युनिकेशन है, और पेड करते हैं स्पॉन्सर्स की तरफ से। सो टेलीविजन्स, मूवीज़, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, ये ट्रेडिशनल तरीके हैं ई बिज़नेस एडवर्टाइजिंग के। और अब जो है ज़ाहिर बात है वेबसाइट्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। बैनर एडवर्टाइजिंग होती है, एक स्पेसिफिक फॉर्म है एडवर्टाइजिंग की। और बैनर वेब यहाँ पे कंपेयर किया गया है, जो बैनर एड्स हैं उनको स्मॉल जो बिलबोर्ड्स होते हैं डिस्प्ले किए जाते हैं पॉपुलर वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे कि होस्ट साइट्स होती हैं, ताकि पहुंचा जाए वाइड ऑडियंस तक और इंक्रीज़ किया जाए ब्रांड अवेयरनेस भी। सो वेब कास्टिंग की अगर हम बात करते हैं, एज ए इंटरनेट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग जो है विजुअल और ऑडियो और वीडियो कंटेंट की। सो टर्म है जिससे मुराद जो है वो इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग होती है ऑडियो और वीडियो कंटेंट की, और ये जो है प्रोवाइड कर सकता है टू वे कम्युनिकेशन जो ब्रॉडकास्टर के दरमियान जो लिसनर या व्यूअर्स होते हैं। मार्केटर्स को कंसिडर करना चाहिए कुछ लोगों को कि उनका जो है स्लो इंटरनेट एक्सेस होता है, उनको भी देखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सब कहीं इंटरनेट जो है वो बहुत अच्छा होगा। और पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशंस जो रखता है कस्टमर्स को और एम्प्लॉयज़ को एक बिज़नेस का जो करंट या फिर अपडेट होती है उसके हवाले से, और जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट सर्विसेज और जो इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटी, न्यू प्रोडक्ट या फिर कस्टमर रिलेशन वगैरह। तो रखता है कस्टमर्स को और एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म्ड एक बिजनेस प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और कस्टमर फीडबैक्स वगैरह। सो जो सम है कंपनी की कस्टमर सर्विस सॉल्यूशन का, उसके अंदर जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो CRM जो है एज अ सिस्टम जो है इसके अंदर कंपनी का कस्टमर सर्विस सॉल्यूशन है, और ये बताता है कि डिसीजन जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो डिसीजन इम्प्लीमेंट करने के लिए एक CRM सिस्टम जो डिपेंड करता है वेबसाइट ट्रैफिक पे और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके ऊपर।
अब है लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन। जो कॉन्सेप्ट है कस्टमर लाइफ साइकिल का, उसमें क्या है कि डिवाइड किया जाता है कस्टमर को ग्रुप्स के अंदर, जो कि बेस करता है उनके स्टेज के ऊपर, रिलेशनशिप जो होता है कंपनी में उसके साथ। और सेगमेंटेशन ये वाली एनेबल करती है बिजनेस को कि वो पर्सनलाइज करे उनकी ऑफरिंग और इम्प्रूव करे कस्टमर रिलेशनशिप्स। और B2B मार्केटिंग जो है वेब के ऊपर, जो इंपॉर्टेंस है इंटीग्रेट करने की बहुत से बिजनेस प्रोसेसेस जैसे कि सेलिंग, बाइंग, मार्केटिंग, फ्रंट एंड और बैक एंड ऑपरेशन इफेक्टिव CRM के लिए एक B2B कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और ये इंटीग्रेशन जो है वो इंश्योर करती है एक सीमलेस जो है कस्टमर एक्सपीरियंस। की डिफरेंसेस होते हैं B2B और B2C के अंदर। और ये कि B2B के अंदर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है एंड यूज़र्स के साथ, जबकि ये कांटेक्ट एग्जिस्ट करता है B2C में। और एक बिज़नेस जो है उसका हो सकता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स या फीडबैक जो है कस्टमर से B2C में एज़ कम्पेयर टू B2B के। सर्च इंजन्स की हम बात करते हैं। सर्च इंजन्स जो है वो एज अ प्रोग्राम जो है ये स्कैन करते हैं वेबसाइट्स को, क्रिएट करते हैं लिस्ट जो रिलेवेंट साइट की, जो कि बेस करता है कीवर्ड्स और रैंकिंग क्राइटेरिया के ऊपर। सर्च इंजन एनेबल करते हैं यूज़र्स को कि फाइंड करें इन्फॉर्मेशन जो इंटरेस्ट की बहुत सा जो अमाउंट अवेलेबल है ऑनलाइन। पार्टनरिंग की अगर हम बात करते हैं तो इससे मुराद ये कि एक स्ट्रेटेजिक यूनियन बनाई जाती है दूसरी कंपनी या बिजनेस के साथ म्यूचुअल बेनिफिट या प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। और एक एफिलेट प्रोग्राम, जो कि आपको पहले भी बताया गया था कि एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के दरमियान, और एक जो वो पे करेगा दूसरे को कमीशन, जो कि बेस करता है स्पेसिफाइड कस्टमर एक्शन पे। अब यहाँ पर जो है नॉर्मली तौर पे तो प्रोडक्ट सेल करवाने पे कमीशन मिलता है, लेकिन कई कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जहाँ पर दूसरे टास्क भी होते हैं, जैसे कि साइन अप करवाना है ऐसी, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन कस्टमर प्रोवाइड करे, मतलब साइन अप करके ही, ज़ाहिर बात है, तो उसके लिए भी एफिलेट प्रोग्राम होता है। और बैनर एग्जाम एडवर्टाइजिंग जो है ये भी एग्जाम्पल है एफिलेट प्रोग्राम की। अब ब्रांड की अगर हम बात करें, ब्रांडिंग जो होती है एक इमोशनल शॉर्टकट होता है कंपनी और कस्टमर के दरमियान उसके। और ये जो एक कह सकते हैं आपके ये ट्रेड नेम या सिंबल है, जो कि रिमाइंड करता है कस्टमर को रेपुटेशन के बारे में कंपनी की, उसकी प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से। एलिमेंट्स क्या हैं ब्रांडिंग के? रिसर्चर्स ने 3 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए। एक तो एक डिफ्रेंसिएशन होना, फ़र्क होना, कॉम्पिटिटर्स से अलग समझना। एक तो ये रिलेवेंस होना, पूरा करे कस्टमर की नीड को, उनकी नीड के मुताबिक हो। परसीव वैल्यू, ऑफ़र करे बेनिफिट्स जो है कस्टमर्स को, और वर्दी है बेनिफिट्स हो। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की अगर हम बात करते हैं, पहली कंडीशन है जो कि पूरी हो ताकि क्रिएट किया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए प्रोडक्ट या सर्विस ब्रांड को। इसका मतलब है कि कंपनी क्लियरली तौर पे मुख्तलिफ बनाए अपनी प्रोडक्ट जो है दूसरों से मार्केट के अंदर किसी ख़ास तरीके से, कि लोगों को लगे ये प्रोडक्ट अलग है बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। रिलेवेंस हो, यानी किस हद तक प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो यूज़फुल है पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए। और परसीव वैल्यू, प्रोडक्ट या सर्विस जो है डिफरेंट हो सकती है और रिलेवेंट भी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो बाय नहीं करेंगे जब तक उनको कोई परसीव वैल्यू ना मिले, ख़ास वैल्यू ना मिले लोगों को। तब भी वो सोचेंगे इससे वैल्यू भी तो हमें मिलनी चाहिए ना। टेलीविज़न, रेडियो या प्रिंट मीडिया के केस में लोग जो है नॉर्मली पैसिव मोड के अंदर होते हैं और काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल नहीं करते कम्युनिकेशन चैनल, और उनको जो है वो लिसन करना होता है या व्यू करना होता है एडवर्टाइजमेंट जो ब्रांड के बारे में। ये है इमोशनल ब्रांडिंग की टाइप। और दूसरी तरफ हम देखें तो इमोशनल अपील जो है वो डिफ़िकल्ट होती है कि कन्वे किया जाए इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि वेब जो एक एक्टिव मीडियम है लार्जली, जिसको कस्टमर कंट्रोल करते हैं। अ, उसका मतलब ये है कि ये ईज़िली क्लिक हो सकते हैं, क्लिक अवे यानी कि दूर हो सकते हैं ऐसे इमोशनल से। कंट्रास्ट है एक तरह का इमोशनल ब्रांडिंग रैशनल ब्रांडिंग के साथ जो है वो, जो कि ज़्यादा प्रिविलेंट है ऑनलाइन। और इंटरनेट यूज़र के पास जो है ज़्यादा कंट्रोल होता है ऑनलाइन एक्सपीरियंस के बारे में। इमोशनल अपील्स लेस इफेक्टिव होती हैं। रैशनल ब्रांडिंग फोकस करती है ऑफ़र करने के ऊपर वैल्यूज़, जैसे फ्री सर्विस है इन एक्सचेंज फॉर व्यूइंग एडवर्टाइजिंग। इसी वजह से रैशनल ब्रांडिंग जो है वो नॉर्मली यूज़ की जाती है क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ब्रांड्स जो वेब के ऊपर। और बिजनेसेस ऑफर करते हैं कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वैल्यूएबल या फिर वैल्यूएबल जो है विजिटर के लिए, इस के बदले में कि वो एडवर्टाइजिंग देखें। नोट करने वाली चीज़ ये कि ट्रांसफरिंग होना एग्जिस्टिंग ब्रांड का वेब तक, या यूज़ करना वेब का मेंटेन करने के लिए एग्जिस्टिंग ब्रांड, ये ज़्यादा ईजियर है और लेस एक्सपेंसिव है अगर हम कंपेयर करें इसके मुकाबले में कि नई ब्रांड वेब के ऊपर क्रिएट की जाए। यानी कि आप देखते हैं कि जो ब्रांड पहले से मौजूद हैं, जो अब वो उनको वेब पे अगर लाया गया, जो इस्टेब्लिश ब्रांड है, तो वो आसान है निस्बत की कि नई ब्रांड लाई जाए वेब के लिए।
इसके मुकाबले में। सो ग्लोबल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो वेबसाइट को ऑफ़र करना चाहिए, फिर ज़ाहिर बात है दुनिया भर में अगर जाएगा और कंटेंट जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस में हो, और प्राइजेस भी जो है बहुत सी करेंसीज़ के मुताबिक हों, ताकि लोगों को समझ में आ सके प्राइस जो है उनकी करेंसी के मुताबिक। सो ग्लोबल मार्केटिंग टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, सो जो रेगुलर डिस्प्ले है करेंसी एक्सचेंज रेट इन्फॉर्मेशन का, ये यूज़फुल हो सकता है इस हिसाब से। सो यूज़ किए जाएँ टूल्स करेंसी एक्सचेंज रेट डिस्प्ले के, और वेबसाइट जो है ट्रांसलेट करे ताकि फैसिलिटेट करे ग्लोबल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। और इम्पॉर्टेंस है ज़ाहिर बात है एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की, टारगेट कंट्रीज़ के अंदर के सपोर्ट किया जाए ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेशन। अब है डेटा माइनिंग के बारे में। सो डेटा माइनिंग जो है वो प्रोसेस है डिस्कवर करने का पैटर्न जो है लार्ज डेटा सेट में, और इसकी जो है ज़ाहिर बात है एप्लीकेशन अंडरस्टैंड करने में, कस्टमर बिहेवियर और एनेबल करना टारगेट मार्केटिंग मैसेज जो है। डेटा वेयर हाउस की अगर हम बात करें तो एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा, बहुत से जो सोर्सेस हैं वहाँ से लॉन्ग टर्म के ऊपर, ताकि फैसिलिटेट किया जाए इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। अब है नॉलेज बेस डिस्कवरी प्रोसेस। अब जो नॉलेज बेस्ड डिस्कवरी प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि डेटा क्लीनिंग होती है, डेटा इंटीग्रेशन होती है, डेटा सिलेक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा माइनिंग, पैटर्न इवैल्यूएशन के, और जो नॉलेज प्रेजेंटेशन है। सो 4 टाइप्स हैं डेटा माइनिंग के, और उसके अंदर आ जाता है क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन, करेक्टराइजेशन और क्लस्टरिंग। अब है ओलैप वर्सेस डेटा माइनिंग। ओलैप का जो है वो फोकस होता है प्रेजेंट करने के ऊपर एग्जिस्टिंग डेटा जो है बहुत से फॉर्मेट्स के अंदर एनालिसिस के लिए, जबकि डेटा माइनिंग का एम होता है डिस्कवर करना न्यू पैटर्न और प्रेडिक्शंस करना। ईटीआई की हम बात करें जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, एक ये जो है क्या है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होती है बिजनेस अकाउंट्स की, एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर, और अक्सर यूज़ किया जाता है स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर्स का। वैल्यू एडेड नेटवर्क्स की हम यहाँ पे बात करें, सो ये जो है एज अ थर्ड पार्टी नेटवर्क जो कि फैसिलिटेट करते हैं सिक्योर और ऑथराइज ईडीआई ट्रांजैक्शन जो है ट्रेडिंग पार्टनर्स के दरमियान, और वैल्यू एडेड नेटवर्क जो मेंटेन करते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम मैनेज करने के लिए कम्युनिकेशन और जो डेटा स्टोरेज है। अब जो एडवांटेजेस हैं वैल्यू एडेड नेटवर्क्स की, उसके हम बात करें तो टाइम इंडिपेंडेंस होती है, ट्रांजैक्शन जो हो सकती है किसी भी टाइम के ऊपर जो कि कन्वीनियंट होता है पार्टीज़ जो इन्वॉल्व है उनके लिए। इसके अलावा प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंस है, हैंडलिंग डिफरेंसेस जो आते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर। इंटरनेट बेस ईडीआई की अगर हम बात करें, इंटरनेट जो है वो सपोर्ट कर सकता है ईडीआई को यूज़ करते हुए ईमेल जो है एज अ मैसेज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, या फिर स्टैब्लिश करना एक्सटरनेट जो है सिक्योर करने के लिए डेटा एक्सचेंज जो है ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ वेब फॉर्म्स के ज़रिए। ईआरपी की बात करें एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, सो ये सिस्टम है जो कि इंटीग्रेट करता है तमाम डिपार्टमेंट और फंक्शन जो है एक कंपनी के एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर प्रोवाइड करते हुए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म जो है मैनेज करने के लिए बहुत से बिजनेस प्रोसेसेस। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग की हम बात करें, सो ये इसको साइबर बैंकिंग भी कहा जाता है, वर्चुअल बैंकिंग भी, होम बैंकिंग भी और ऑनलाइन बैंकिंग भी। इसमें शामिल है बहुत सी बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो जिसको आप कर सकते हैं अपने घर से भी, बिज़नेस से भी, या इवन के रूट से भी कर सकते हैं, इसके मुकाबले में कि आपको फिज़िकल जो है लोकेशन पे बैंक के जाना पड़े। इसमें सबसे कॉमन चीज़ ये है कि आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, साथ में आप जो है वो फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इवन के कुछ बैंक्स के अंदर आप चेक को डिपॉजिट भी कर सकते हैं ऑनलाइन। अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके? कई सारे एडवांटेजेस हैं। पहली चीज़ ये कि आपको अकाउंट बैलेंस पता चल सकता है कि कितने पैसे हैं आपके अकाउंट के अंदर, कभी भी आपको ब्रांच विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा। बिल्स आप अपने पे कर सकते हैं, जो यूटिलिटी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के, पानी के या फिर जो गैस वगैरह के बिल्स होते हैं वो भी। और डाउनलोड कर सकते हैं अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, जो बैंक अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप फंड्स, पैसे को। अब इंडस्ट्री वैल्यू चेन्स की अगर हम बात करते हैं, तो एक वैल्यू चेन रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटीज़ जो एक बिजनेस यूनिट के अंदर जो कि कंट्रीब्यूट करता है उसकी वैल्यू क्रिएशन को। वैल्यू सिस्टम जो है वो उसमें क्या है कि इंटरकनेक्टेड वैल्यू चेन होती है डिफरेंट बिजनेस यूनिट की एक इंडस्ट्री में। सो एनालाइज करना वैल्यू चेन हेल्प करता है अंडरस्टैंड करना है कंपनी की पोजीशन और जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है। अब है स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट एनालिसिस। 4 चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती हैं स्वॉट के अंदर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में स्पेशली जो इसको पढ़ाया जाता है। सो इसमें स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट बाहर से।
सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हम बात करें, सो इंगेज होना, नेगोशिएट होना सप्लायर्स के साथ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल हो सकता है। प्रोसेस जो होता है एक्टिव रोल लेने का सप्लायर के साथ वर्क करने में, ताकि इंप्रूव किया जाए प्रोडक्ट और प्रोसेस, वो कहलाया जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और आज के दौर में जो है फर्म्स जो है वो इस लिमिट से बाहर जा रही हैं, जो उनका खुद का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो एक तरह से एक्टिव कोलैबोरेशन होती है सप्लायर के साथ कि वो इम्प्रूव करें प्रोडक्ट, प्रोसेस और ओवरऑल एफिशिएंसी। और इम्पोर्टेंस के अंदर इजाफा हो रहा है, एक्सटेंड करना इस कोलैबोरेशन को, इससे आगे के जो कंपनी की इमीडिएट ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज़ हैं। इंटरनेट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा क्विक और इफेक्टिव टूल है कम्युनिकेशन का, और कम्युनिकेशन जो है बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें उसके अंदर। सो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, वो ये कि पूरा किया जाए नीड्स जो है एंड कस्टमर्स की, जो कि अल्टीमेट कस्टमर ओरिएंटेशन है। और 1995 के अंदर एक कंपनी की डीलिंग जो है बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन की टीयर्स की, अमेरिका में अडॉप्ट किया एक डिफरेंट अप्रोच जो है, शिफ्ट करते हुए फोकस जो है टायर डीलर के ऊपर अल्टीमेट कस्टमर्स से। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, सो एबिलिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पर आए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, यानी कि कुछ अलग चीज़ हो। स्ट्रेटजी जो है एक बिज़नेस की, ताकि अचीव किया जाए गोल जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का जाना जाता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के तौर पर। सो जो 3 बेसिक स्ट्रेटजीज़ हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए, वो ये है कि कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और जो है वो फोकस। कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है कि ऑफर किया जाता है लोअर प्राइसेस, डिफरेंशिएशन में यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस होती है, और फोकस के अंदर क्या होता है कंसंट्रेट किया जाता है स्पेसिफिक मार्केट निश के ऊपर। सो पोर्टर्स की जो 5 फोर्सेस मॉडल है उसके मुताबिक जो है वो 5 चीज़ें बताई गई पोर्टर ने। थ्रेट होता है पोटेंशियल या न्यू इंट्रेंट्स का, सेक्टर के अंदर के कोई नया राइवल आ सकता है, नया कॉम्पिटिटर आ सकता है। थ्रेट होता है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट या सर्विस का एग्जिस्टिंग ट्रेड में, कि जो सब्सटीट्यूट है जो कि रिप्लेस की जा सकती है आपकी प्रोडक्ट की जगह। और बाइंग पावर होती है बायर्स की, अब जितने कम बायर्स होंगे उतनी ज़्यादा बाइंग पावर होगी। इसी तरह बाइंग पावर सप्लायर्स की भी होती है, सप्लायर जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा उनकी बाइंग पावर होगी। इसी तरह कॉम्पिटिशन होता है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के दरमियान, जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं उनके दरमियान। सो 4 स्टेजेस होते हैं ये जो प्लानिंग साइकिल है। इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता है इसके अंदर, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, और फिर असेस किया जाता है, देखा जाता है उसको, टेस्ट भी हम कह सकते हैं, चेक करना एक्चुअली। और जो बैरियर्स है इंटरनेशनल ई कॉमर्स के अंदर, इंटरनेशनल जो ई कॉमर्स का बिजनेस है उसमें क्या है, लैक ऑफ ट्रस्ट होना, सिक्योरिटी कंसर्न होता है, अनफेमिलियरिटी होती है फॉरेन कंपनीज के साथ, लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, जाहिर बात है डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, कल्चरल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़ हैं, इंटरनेट एक्सेस का इशू है, कई सारे एरियाज़ हमारे कंट्री में ऐसे जहाँ इंटरनेट का बहुत इशू है। और इसी तरह पेमेंट सिस्टम का भी इशू आता है कि पेमेंट सिस्टम की अवेलेबिलिटी, जो पेमेंट जिस तरह करना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ अभी भी सीओडी चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी अभी भी चल रहा है, लेकिन अब ज़ाहिर बात है हर जगह पॉसिबल नहीं है कि सीओडी के ज़रिए ऑनलाइन जो है वो परचेज़ किया जा सके, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र जो है वो ज़रूरी हो जाता है कई जगहों पर। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 जो है, अब ये जो है एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको पूरे के पूरे पाकिस्तान में एक्सटेंड किया गया, और ये एक्चुअली बेसिकली प्रोवाइड करता है लीगल रिकग्निशन जो है डॉक्यूमेंट्स की, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के अंदर है, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो अंडरस्टैंड करने के लिए इस लॉ को यूज़फुल होगा कि रिवाइज़ किया जाए कॉन्सेप्ट जो कि रिलेट करते हैं वर्किंग ऑफ डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजीज़ को। अगर आप कर लें तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब सर्टिफिकेट की बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि एक सर्टिफिकेट जिसको इशू किया गया है सर्विस सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, पर्पस ये होता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी को कंफर्म किया जाए कि किस हद तक वो ऑथेंटिक है, या फिर जो इंटीग्रिटी है, या फिर दोनों भी। उस इंफॉर्मेशन की जो इसके अंदर मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। क्रिप्टोग्राफी सर्विस की अगर हम बात करें तो सर्विस जो कि ट्रांसफॉर्म करती है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को एक सिक्योर अनरीडेबल फॉर्मेट या अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर करती है अनऑथराइज इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि वो ना रीड कर सके जो अनऑथराइज लोग हैं। और एक्सेडिटेटेड सर्टिफिकेशन की बात करें, एक्सेडिटेशन सर्विस प्रोवाइडर की, सो एक सर्टिफाइड एंटिटी जिसको ऑथराइज होती है कि इशू करे डिजिटल सर्टिफिकेट,
सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट की बात करें, एक डॉक्यूमेंट जो कि आउटलाइन कर रहा है प्रैक्टिसेस जो है सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर की इशू करने में और मैनेज करने में सर्टिफिकेट्स। ओरिजिनेटर की बात करें, वो पर्सन जो कि क्रिएट कर रहा है या सेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। और एड्रेसी की अगर हम बात करें, इंटेंडेड रिसिपिएंट होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है हैंडलिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की हम बात करें, डेटा होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर लॉजिकली एसोसिएट किया जाता है दूसरे डेटा के साथ, सर्व करता है एज अ मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन। और ऑथेंटिसिटी की हम बात करते हैं, सो वेरिफिकेशन होती है ओरिजिन की और आइडेंटिटी जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या सिग्नेचर की। इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें, एश्योरेंस के एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या सिग्नेचर जो है वो ऑल्टर नहीं हुआ या टेम्पर्ड नहीं हुआ। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।